हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में समझेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको समझना होगा, आप प्रोग्रामिंग फील्ड में हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कोडिंग नहीं सिखाती। ये आपको सिखाती है कि कैसे हम कोड को समझ के आप बता सकते हैं कि कैसा कितना एफिशिएंट और कितना फास्ट हमारा कोड रन हो सकता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को मैं आज इन डेप्थ आपको सिखा दूँगा इस वीडियो में, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मेरे 150+ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब में आपका रोल है, क्योंकि ये सारा सब्सक्राइबर्स जो है वो ओल्ड सब्सक्राइबर्स है। मेरे कोई अपनों का सब्सक्राइबर नहीं है इसमें। तो ये फर्स्ट चीज़, और सेकंड चीज़ है कि ऐसे ही मैं आगे जाके भी आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आपको मेरे साथ बने रहना है टिल द एंड ऑफ दिस डीएसए सेशन, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो फर्स्टली अपने को समझना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता कैसे, ठीक है? वो होता है कि इट रिफर्स टू हाउ मच टाइम एन एल्गोरिदम टेक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एज द साइज ऑफ प्रॉब्लम इंक्रीजेस। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है कि हमें समझना है कि हाउ मच टाइम एक एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे ही उसका टाइम इंक्रीज होता है वैसे। ठीक है? अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड लिखा, ये कोड तो बहुत बेसिक कोड है, तो इसका टाइम है वो कंपैरेटिवली कम लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। बट अगर मैंने उसी कोड को मैंने अगर 10,000 लाइन ऑफ कोड लिखा, तो क्या वो उतना ही फास्ट होगा, एफिशिएंटली रन होगा? तो उसका आंसर है नहीं। तो वही समझाने के लिए अपनी कोई ये टॉपिक है, वो उसको अपन टीसी बोलते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? आगे जाके मैं इसको टीसी बोलूँगा, तो आप समझ जाना इसको टीसी का मतलब क्या होता है। सो अभी हम समझते हैं कि इट्स अ वे ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट्स टाइम ग्रोज रिलेटेड टू द इनपुट साइज। मतलब मैंने एक बार इनपुट साइज दिया, मैं आगे जाके उसको और मैं इनपुट साइज देते जाऊँगा, तो कितना एफिशिएंसी में वो एल्गोरिदम समझ पाएगा और रन टाइम को इंक्रीज कर पाएगा, वो समझने के लिए अपन ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। फिर TC helps to understand, predict how long it will take for algorithm to run on larger inputs and allow us to compare different algorithms to see which one is more efficient. TC हमें ये भी है प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है कि एक एल्गोरिदम कितना लार्जर इनपुट्स को संभाल सकता है, कितना, मतलब अगर मैं 2 इनपुट दूंगा आपको तो कौन सा ज़्यादा एफिशिएंटली चलेगा, कौन सा फास्ट चलेगा, अगर मुझे ये जानना होगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँगा जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये एक्चुअली में बहुत बेसिक है, ठीक है? ये अगर आपको समझ आ गया, तो आप समझ जाना कि आपको 10-20% समझ आ गया कि ये काम कैसे। अभी ये मैंने कोड लिखा है, ये कोड बहुत आसान सा कोड है, ठीक है? अभी आपको देख के लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल कोड है। अभी इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया n करके, मैंने उसको इनपुट लिया, मैंने एक की वैल्यू 0 इनिशियलाइज़ की और मैंने एक लूप चला दी, ठीक है? अभी आप मुझे बताओ, ये जो लूप है, ये पहले क्या करेगा? पहले ये आई की वैल्यू 1 लेगा, आई की वैल्यू 2 लेगा, आई की वैल्यू 3 लेगा, आई की वैल्यू 4, आई की 5, जब तक ये n तक जाएगी तब तक ये वैल्यू लेने वाली है, ठीक है? फॉर एग्जांपल समझते हैं कि n की वैल्यू 6 है, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक 6 तक चलेगी, ठीक है? और हमारा आउटपुट आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या ये लूप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है? क्या और एक कोई तो दूसरा एग्जीक्यूशन आ रहा है बीच में? तो आंसर नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर, जो है लीनियर मतलब n, ठीक है? लीनियर मीन्स n, तो इसकी वैल्यू जो है TC वो n, ठीक है? अभी मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें भी सेम हुआ है, इसमें अलग कुछ नहीं हुआ है, बट एक चीज़ अलग हुआ है। इसमें हमने नेस्टेड फॉर लूप लगाया, मतलब एक फॉर लूप के अंदर और एक फॉर लूप। तो अभी मुझे बताना कि क्या इसकी जो रनिंग है और इसकी जो रनिंग है वो सेम होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसमें क्या होगा, पहले अपन 1 की वैल्यू लेंगे 1, और फिर यहाँ पे भी एक लूप चलेगा, तो ये वैल्यू 1 से लेकर n तक जाएगी, तब तक ये 1 ही रहेगी। फिर ये वैल्यू 2 होगा, वापस ये 1 से लेकर n तक जाएगा, तब तक ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, फिर 1 से लेकर n तक। तो मैं क्या बोल सकता हूँ एक चीज़ कि ये पहले तो ये बाहर की लूप चलेगी जो है n, और एक अंदर की लूप भी चलेगी जो है n। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी कोड है वो n इंटू n चल रहा है, विच इज़ नथिंग बट m स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ इसी हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं TC ऑफ n स्क्वायर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट हमें सिखाते हैं कि व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? तो ये भी बेसिक में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक्चुअल में ये उतना हार्ड नहीं है, ये आसान है, आपको मैं समझा दूंगा अभी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी refers to how much time, how much memory or space an algorithms required to cover a problem as the size of problem increases। मतलब कि कितना स्पेस लेगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा
कि मैं आपको एक इंस्टाग्राम देता हूँ जो 4 GB का है, और एक इंस्टाग्राम देता हूँ मैं आपको जो है 20 MB का, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप कौन सा लेना पसंद करोगे? आप कौन सा यूज़ करना पसंद करोगे? तो आप बोलोगे आप मैं तो 4 GB वाला नहीं प्रेफर करूँगा क्योंकि बहुत हैवी है, बहुत बहुत स्टोरेज खाएगा, बट 20 वाला MB बहुत एफिशिएंट है, तो आप 20 MB वाला लोगे। तो सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हमें स्पेस को मैटर करता है, हमें स्पेस को संभालना पड़ेगा, हमें स्पेस उस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा जिसमें जितना कम स्पेस हो सके उसको पॉसिबल करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हम लेस स्पेस में ज़्यादा एफिशिएंट हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यही था हमारा इसका पूरी कहानी एट दी एंड। It helps to understand how much memory an algorithm needs to store and manipulate data as the problem size grows. Just like optimizing for time costing aims to make an algorithm run faster, optimizing for space aims to reduce the amount of memory an algorithm uses. ठीक है, तो कुछ नहीं है, जैसा अपन टाइम अपन क्यों यूज़ करते हैं ताकि हमें फास्ट रन कर, उसी तरीके से स्पेस एम करता है कि हम जितना कम मेमोरी में काम करें उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी हम ये एग्जांपल में समझते कि कैसे अपन स्पेस को यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया है एन 10, फिर अपन को सी इन करके एन की इनपुट देंगे, हम ए की वैल्यू 0 देंगे अपन, फिर एक लूप चलाएंगे जहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रन होगा। ठीक है, हमें कोड से कोई मतलब नहीं है, हमें बस अंडरस्टैंड करना है। अभी आप मुझे बताओ जो इंट की वैल्यू है वो कितना स्टोर करती है? 4 बाइट स्टोर करती है। तो यहाँ पे एक 4 बाइट स्टोर होगा, फिर यहाँ पे एक 4 बाइट स्टोर होगा, फिर यहाँ पे एक 4 बाइट स्टोर होगा। तो 4 + 4 + 4 इक्वल टू 12 बाइट स्टोर हो गया। तो इसमें हमने स्पेस कितना यूज़ किया? 12 बाइट्स का हमने स्पेस यूज़ किया। अभी एक क्वेश्चन आता रहेगा कि भैया अगर मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू 1 लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एन की वैल्यू 10 लाख लेता हूँ, 10,000 लेता हूँ, तो क्या दोनों में स्पेस अलग होगा? स्पेस अलग यूज़ होगा? तो उसका आंसर है नहीं, दोनों में सेम स्पेस यूज़ होगा। क्योंकि हमारा वैल्यू मैटर नहीं करता, हम कितना भी वैल्यू दें, हम इसको 10 ले तो भी वो 1 के इक्वल कंपैरेटिवली सेम है, हम इसको 15-20 ले तो भी कंपैरेटिवली सेम है। तो ऐसा मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये जो साइज़ कितना स्टोर करता है। अभी अपन स्टोर कहाँ करते हैं? इंटीजर का मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो 4 बाइट की मेमोरी ब्लॉक होती है, 4 बाइट की होती है, तो अपन वहाँ स्टोर करते हैं। तो उसी तरीके से हमको ये समझना है कि हम ऐसे ही काम होता है इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। हम लोग क्या देते हैं, जो इंटीजर की साइज़ है एक 4 बाइट 4 बाइट और 4 बाइट, तो 12 बाइट का हो गया अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्या दिया है, यहाँ पे हमें वही सेम नेस्टेड लूप दिया गया है। अभी यहाँ पे कितना है, एक है इंट यहाँ पे आया, तो 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट 4 बाइट, तो 4 × 4 = 16 बाइट्स का हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। ठीक है, आसान है, तो ये समझना है, इतना ही है, आपको इससे बाहर नहीं समझना कुछ। आपको इतना समझ आ गया तो भी इनफ। अभी हम ना 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं जो हमें टीसी में काम आता है। एक है बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। अभी ये क्या है, इसका एग्जांपल से मैं आपको अगले स्लाइड में दिखा दूंगा। अभी समझते हैं कि बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस क्या होता है। बेस्ट केस मतलब रहता है कि मेरा जो कोड है वो बेस्ट किस वे में परफॉर्म करे, मतलब कि हमारा जो कोड है वो बेस्ट वे में परफॉर्म हो जाए। बस मैं बस ये चाहता हूँ मेरा जो कोड है वो बेस्ट वे में परफॉर्म हुए, तो मैं बोलूँगा बेस्ट केस है। वर्स्ट केस क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, मतलब किस लिमिट तक हम ज़्यादा मेहनत करें कि हमारा, तो उसको बोलते हैं वर्स्ट केस। सबसे कम मेहनत कहाँ होना चाहिए? बेस्ट केस में। ज़्यादा मेहनत वर्स्ट केस में। और दोनों का जो बीच में एवरेज होता है वो एवरेज के साथ। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा। तो अपन बेस्ट केस को बोलते हैं बिग ओमेगा, वर्स्ट केस को बिग ओ, और एवरेज केस को बिग थीटा। तो ये 3 हमें पता होना चाहिए। तो आपको शायद ये 3 चीज़ समझ आ गया होगा। अभी हम चले नेक्स्ट। अभी इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया है, देखिए 20, 10, 50, 60, 70, 220 और 110। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि अगर जो मेरा क्वेश्चन में दिया गया है 20 सर्च करना, मुझे सर्च करना है 20, तो कितना आसान होगा कि मेरा जो फर्स्ट वैल्यू 20 है, तो हमें आंसर मिल गया। तो अभी आप मुझे बताओ कि ये आसान है निकालना कि ये आसान है निकालना 110 वाला। आप बोलोगे 20 वाला निकालना आसान है, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो बेस्ट केस है वो 20 है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम पहले जिस अपन एलिमेंट को देखें वही हमारा एलिमेंट फाइनलाइज हो गया और हमारा बेस्ट केस निकले। तो यही लिखा है मैंने, इफ़ आई हैव टू सर्च 20 इट विल टेक द मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम लगेगा, क्योंकि पहला इंडेक्स ही 0 है
और जीरो इंडेक्स पे हमारा 20 है आंसर। तो हैंस इट विल बी द बेस्ट केस। इसका TC आएगा 1। क्यों? क्योंकि हमारा पहले ही इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट जो अपन ने ट्रैवर्स किया उसमें अपने को 1 आंसर मिल गया, तो इसलिए हमारा TC 1 है विच इज़ कॉन्स्टेंट। अभी अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए 110, तो मुझे पहले ये चेक करना होगा, फिर मुझे ये चेक करना, फिर मुझे ये चेक करना होगा, ये चेक करना होगा, ये चेक करना होगा। तो ऐसे चेक कर करके जब फाइनली मुझे ये मिलेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार मुझे बहुत टाइम लगा, मेरे को मैक्सिमम टाइम लगा, तो इसलिए ये मेरे लिए वर्स्ट केस है। ठीक है, अगर मैं जीरो इंडेक्स से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँचते रहा तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं बोलता हूँ कि एक मैक्सिमम अटेम्प्ट जो मैक्सिमम टाइम लग सकता है मुझे ये फाइंड आउट करने के लिए, तो वो वर्स्ट केस है। और मैं बोलता हूँ कि अपन ने इसका एंड लिया, क्यों? क्योंकि एक सिंगल टाइम लूप चल रहा है ना, हमारा लूप बस एक ही बार चल रहा है और कुछ लूप चल रहा है हमारे यहाँ पे नहीं ना, तो एक बार लूप चल रहा है, तो इसलिए अपन ने इसको लिखा TC है। ओके, तो आई थिंक सो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे अपन TC एवरेज केस ज़्यादा काम नहीं आता, हमें ज़्यादातर काम आते हैं वर्स्ट केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वर्स्ट केस, उसके बाद बेस्ट केस कभी कभी, क्योंकि आप ही मुझे बताओ आपको मैं कौन सा बोलूँ कि मुझे ये निकाल के दो जो आसान है निकालना, या जो मुश्किल है वो निकाल के दो। मुश्किल निकालने के ज़्यादा पैसे लगते हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि जो वर्स्ट केस है उस पर आप काम करो। बेस्ट केस और एवरेज केस उतना यूज़ नहीं होता, बट वर्स्ट केस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये कोड दिया गया है, अभी हमें निकालना है इसका TC निकालना है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या दिया गया, हमें N और M दिया है, ठीक है। अभी मैंने एक वैल्यू दिया, मैंने एक फॉर लूप चलाया, ठीक है। अभी फॉर लूप में क्या हुआ कि एक बार अपना एग्जीक्यूट हो गया N की वैल्यू, फिर वापस फॉर लूप चलाया जहाँ पे एक M की वैल्यू एग्जीक्यूट हुआ। तो अगर मुझे इसका TC निकालना है तो मैं क्या ऐसा बोलूँ कि ये जो है हमारा वो N है, N टाइम N होगा, ये जो है वो M टाइम N होगा, तो N प्लस M, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा TC जो वैल्यू है इसका पूरे कोड का वो है N प्लस M, क्योंकि ये एक बार एग्जीक्यूट होगा पूरा और ये एक बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी इस कोड में क्या हुआ है कि एक है N का लूप चल रहा है, एक M का लूप चल रहा है, तो ये जो है वो N के अंदर चल रहा है। मतलब कैसा है कि जब N चलेगा फिर M साइमल्टेनियस चलेगा। इसमें कैसा है, इसमें एक बार N चला फिर इसमें एक बार M चला, तो इसलिए N प्लस M आया। यहाँ पे N के अंदर ही M एग्जीक्यूट हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका जो टाइम TC है वो है N इंटू M, ठीक है। आई थिंक सो अभी आपको समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, काम कैसे करता है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। अभी इसमें आपको दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको एक फॉर लूप दिया गया है जो है N वाला फॉर लूप, उसके अंदर और एक फॉर लूप है जो है M का फॉर लूप, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि पहले N के साथ साथ M चलते रहेगा, जो अपन ने पिछली स्लाइड में देखा, तो N के साथ साथ M चलता रहेगा और ये एग्जीक्यूट होगा। फिर इसके बाद अलग सा और एक चल रहा है फॉर लूप जो N के लिए फॉर लूप है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो N है उसको इंटू M करो और प्लस ये जो N है वो ऐड करो, ठीक है ना, आसान है, ठीक है ना। तो वही होता है, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस समझना है कि कैसे कोड एग्जीक्यूट। अब अगर ये एक नेस्टेड फॉर लूप है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अगर दोनों फॉर लूप अलग अलग है तो आप उसको ऐड करोगे। तो इसी तरीके से अपन इसका कोड को मतलब समझते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे चलता है। अभी ये देखना, अभी ये थोड़ा ट्विस्टेड है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट थोड़ा डिफिकल्ट होगा बस मुझे। इसमें क्या है कि आपको दिया गया है A इक्वल टू 0, I इक्वल टू N, एक वाइड लूप चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें क्या कहा है कि I इक्वल टू I/2। अभी इसमें I में क्या होगा, बेसिकली N का वैल्यू आएगा, पहले N की वैल्यू 1/2, फिर 2/2, फिर 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 चलते रहेगा। अभी अगर मेरे को जानना है इसका वर्स्ट केस, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली देखूंगा कि इसका पैटर्न क्या बनता है। तो पैटर्न बनेगा 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 ऐसे चल रहा है बस, ठीक है। तो अगर मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया, ठीक है, तो मुझे 2 रेज़ टू समथिंग का वैल्यू मिलेगा, 2 रेज़ टू माइनस समथिंग, जिसको मैं शायद 2 रेज़ टू k बोल सकता हूँ। और 2 रेज़ टू k को अगर मैंने log बाई 2 साइड किया तो मुझे उसकी एक वैल्यू मिलेगी जो है log n करके, ठीक है। इसमें मैथमेटिक्स आता है, तो आपको अगर मैथमेटिक्स आता होगा, आपको log का फंक्शन पता होगा अच्छे से, तो आप इसको डिकोड कर पाओगे। तो ऐसे ही ये काम करता है, तो इसका जो आंसर है वो बिग ऑफ log n, ठीक है। आप जाके इसका प्रूफ चेक कर सकते हो, जाके गूगल में सर्च करते हो कि हाउ इज़ द log n डिराइव्ड, तो उसमें वो बता देंगे एक एक स्टेप कि पहले उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसको रेसिप्रोकेट किया, फिर मल्टीप्लाइड बाय log n टू बोथ साइड किया उन्होंने। फिर जैसे ही उन लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे जाके तो आपको उसका वैल्यू मिलेगा। हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसका बैकएंड में क्या होता है, हमें सिर्फ जानना है कि हमें समझा कैसे इसको कि कैसे log n आया इसका, ठीक है। तो आपको शायद ये कोड समझ आया होगा, ये भी कोड समझ आया होगा।
अभी हमें समझना है कि विच इज़ द बेस्ट एंड विच इज़ द वर्स्ट। मतलब सबसे जो ईज़ी होता है वो कौन-सा है? सबसे ईज़िली एग्ज़ीक्यूटेबल कौन-सा है? सबसे डिफ़िकल्ट जो सबसे टाइम बहुत लेता है, वो कौन-सा है, ठीक है? तो जो 1 है सबसे ईज़ी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखाया। अगर मैं सिर्फ़ एक लूप चलाता हूँ तो वो ईज़िली एंड करके, अगर मैंने बेस्ट केस में दिखाया आपको, ठीक है? कि जब अपन फर्स्ट चीज़ को ट्रैवर्स करते हैं तो उसका वैल्यू मिलता है, तो वो बेस्ट केस है। तो जो 1 है सबसे आसान है, सबसे ईज़िली एग्ज़ीक्यूटेबल है। फिर एक लॉग एन होता है जो अपन ने पिछले इसमें सीखा कि लॉग एन कैसे आता है। फिर एक एन होता है, एन अपन ने सबसे फर्स्ट जो कोड, सबसे पहला कोड था, हमें समझ आया वहाँ की एन कैसे होता है। फिर हमने देखा कि एन लॉग एन भी कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो एन लॉग एन भी हमें समझ आएगा आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको जहाँ पे एक एन की वैल्यू होगी फिर एक लॉग एन की वैल्यू होगी। तो आप जब उसको देखोगे तो एन लॉग एन बन जाएगा। फिर एक होगा एन स्क्वायर के लिए, फिर उसके बाद एन क्यूब होगा, मतलब इसमें बेसिकली 2 लूप होगा, फिर इसमें 3 लूप होगा, ठीक है। एंड उसके बाद 2 रेज़ टू एक्स होगा। 2 रेज़ टू एक्स मतलब जो भी उसकी वैल्यू आएगी, जो उसकी फैक्टोरियल आएगी, जो भी, मतलब फॉर एग्जांपल आप 2 रेज़ टू फैक्टर्स होता है, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 6, 2 रेज़ टू 8 जो भी है, अगर वो आपको अगर जानना है तो आप इसमें से कर सकते हो। और लास्टली है कि n रेज़ टू एक्स, मतलब यहाँ पे कुछ भी 5 रेज़ टू 1, 5 रेज़ टू 7, 5 रेज़ टू 8, सबसे कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ये वाला होने वाला है। n रेज़ टू एक्स वाला सबसे ईजी होने वाला है 1 वाला, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ आएगा कि कैसे हम सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स और सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा आता है। अभी हम समझते हैं बिग ओ रोटेशन की कैसी ग्राफ चलती है, ठीक है। सबसे इजीएस्ट ग्राफ है इसका, जो है स्ट्रेट ग्राफ, बिग ओ ऑफ एन, ओके। फिर एक ग्राफ आता है, वो स्ट्रेट ग्राफ है ओ लॉग एन, क्योंकि ये ग्राफ थोड़ी सी ऐसा एक एक वेव में आता है, ठीक है। फिर ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, बिग ओ ऑफ एन का, ठीक है। ये बिग ओ ऑफ वन का सबसे स्ट्रेट होता है, बिग ओ ऑफ एन का स्ट्रेट लाइन होता है, ओके। एंड ये जो है बिग O ऑफ एन स्क्वायर, ये एक ऐसे ग्राफ आता है, क्योंकि कैसा है कि जैसे ही आप एन स्क्वायर का वैल्यू बढ़ोगे, मतलब बढ़ाओगे, जैसे कि अभी 1 स्क्वायर 1 है, 2 स्क्वायर 4, तो मतलब 2 और 4 में आपको डिफरेंस दिखता होगा। 3 स्क्वायर 9, 9 और 3 में डिफरेंस दिखता होगा। फिर 4 स्क्वायर 16, ऐसा। और इसका जो क्यूब है वो तो इससे भी कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसकी ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसा ही ग्राफ आएगा। फिर जो 2 रेज़ टू एक्स है वो ऐसा आएगा, और n रेज़ टू एक्स है वो ऐसा आएगा। तो इसी तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हम बिग O को समझते हैं, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस मैंने दिया गया है थोड़ा-सा आपको, कि क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप जाके और क्वेश्चंस देख सकते हो, बट मैं सोचता हूँ कि क्यों ना मैं आपको बेसिक समझाऊँ कि कैसे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको जी वन ऑफ एन की वैल्यू दिया गया है n रेज़ टू 4, जी टू ऑफ एन की वैल्यू दिया है n रेज़ टू 3। अगर मैं आपको बोलूँगा कि जी1 ऑफ एन प्लस जी2 ऑफ एन की वैल्यू निकालो, तो अभी आप कैसे निकालोगे? तो इसका आंसर बहुत आसान है। अभी लोग गलती करते हैं, लोग बोलते हैं भैया n रेज़ टू 4 प्लस n रेज़ टू 2 इक्वल टू n रेज़ टू 6। इसका आंसर ऐसा नहीं आता, क्योंकि देखो n रेज़ टू 4 और n रेज़ टू 2 में ना, n रेज़ टू 4 n रेज़ टू 2 को ये करते हैं, क्या बोलते हैं अपन उसको, डोमिनेट करते हैं। तो n रेज़ टू 4 ले आएगा, बट अब इसमें अगर आपको मैं बोलूँगा 10 रेज़ टू 2 और 10 की वैल्यू, 10 के बीच में आप निकालो, तो 10 रेज़ टू 2 100 है, और 10 इज़ 10। तो 100 के सामने आप 10 को क्यों रखोगे, है ना? 100 के सामने 10 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए आप 100 को ही एज्यूम करते हो कि राउंड ऑफ करके आप बोलते हो कि 100 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ भी सेम है, n रेज़ टू 4 के सामने n रेज़ टू 2 कुछ भी नहीं है, तो आप n रेज़ टू 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप उसको डोमिनेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें दिया गया है, इफ फंक्शन g1 हैज़ टाइम TC of big O of n and function g2 n as TC of log n, what is it TC of g1 plus g2 है, ठीक है। अभी इसका आंसर बहुत आसान है, क्योंकि मैं आपको सिखा दिया है कि जो n है वो डोमिनेट करेगा, जो n की वैल्यू है वो डोमिनेट करेगा log n को। तो इसमें क्या होगा, जो राजा इनपुट है, राजा इनपुट क्या है, बिग O ऑफ n है, तो ये इसमें विन कर देगा, log n को ये हटा देगा स्क्रीन से। अभी यहाँ पे दिया है, फंक्शन g1 हैज़ टाइम TC ऑफ बिग O ऑफ 1 and function g2 as TC of big O of n3. What is the TC of g1 plus g2? अभी इसमें आप खुद ही सोचो कि क्या है। अभी बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है जो 1 है, जो n क्यूब है, वो तो 1 को डोमिनेट कर देगा, 1 को हटा देगा सामने से, तो जो बिग O ऑफ n3 है दैट विल बी द राइट आंसर। इसी तरीके से क्या होता है, अल्टीमेटली आपको
क्वेश्चन दिया है, अभी ये तो 2 नंबर दिया है मैंने, 2 वैल्यूज़ दिए हैं, आगे जाके ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, 5-6 इक्वेशंस आएँगे ऐसे, जहाँ पे एक क्यूब होगा, जहाँ पे एक स्क्वायर होगा, जहाँ पे एक एन होगा, तो वहाँ पे आपको क्यूब को प्रेफ़र करना है, आपको स्क्वायर या इसको नहीं प्रेफ़र करना है, आपको क्यूब का आंसर लिखना है आपको। फिर बहुत टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको कहेंगे कि चलो मुझे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में भी ऐसे ही होगा, आपका जो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है, उसको आपको कंसीडर करना है, बाकी को आपको नेग्लेक्ट करना है उस तरीके से। और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है कि जहाँ पे आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये 3-4 दिया है, जैसे कि बिग O ऑफ 1, फिर n, फिर n क्यूब, फिर n रेज़ टू x। इसमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है, मतलब सबसे हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सबसे लोएस्ट कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो भी बहुत आसान है, आपको बस उसको समझना है कि ये जो मैंने आपको दिखाया था ऑर्डर, तो इसमें सबसे हाईएस्ट क्या आएगा, जो लॉग एन है सबसे 1 सबसे लोएस्ट है, ठीक है? फिर लॉग एन उससे लोएस्ट है, फिर एन क्यूब हाईएस्ट है, फिर जो 2 रेज़ टू एक्स है सबसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको समझ आना चाहिए कि कैसे ये काम करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कोड की एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी, साथ में आपका जो कोड का जो ये है, क्या बोलते हैं, स्पेस है वो कम लेगा। एंड इसी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आया होगा तो बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो बस इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको अपने आप क्लियर होगा। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए कंप्लीटली इस पे टीसी पे, तो आप कमेंट में डाल देना कि मुझे इस पे क्वेश्चन और चाहिए, तो मैं इसका अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा इस पर टॉपिक पे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।